नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम जो समाजशास्त्र में जो पेपर सेकंड है भारतीय समाज सोसाइटी इन इंडिया, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रथम यूनिट चल रही थी, पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि टेक्सचुअल व्यू पाठ्य परिदृश्य होता क्या है। संक्षेप में इसको कहें तो लिखित सामग्री के आधार पर जो मनुष्य का जो ज्ञान है, जानकारी है, टेक्सचुअल व्यू कहलाता है, पाठ्य परिदृश्य कहलाता है। टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ या लेख या अक्षर, तो उस अक्षरों के आधार पर या लिखित सामग्री के आधार पर व्यक्ति का ज्ञान क्या कहलाएगा, पाठ्य परिदृश्य। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि जो लिखित सामग्री है पाठ्य परिदृश्य के आधार पर भारतीय समाज है, उसकी आधारभूत विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले भारतीय समाज की आधारभूत विशेषता है धर्म। धर्म का आशय यहाँ पर कर्तव्य पालन से है। भारत में व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उसको धर्म से जोड़ दिया गया है। जैसे पितृधर्म, पुत्र धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म और आपद धर्म। कि आपातकाल में मनुष्य का क्या धर्म होना चाहिए, शांति काल में मनुष्य का क्या धर्म होगा, अतिथि के प्रति मनुष्य का क्या धर्म होगा, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है। तो हर जो मनुष्य का जो कार्य है भारतीय समाज में उसको धर्म से जोड़ दिया गया है, धर्म के साथ में उसका मेल किया गया है। दूसरी जो विशेषता भारतीय समाज की जो आती है वो है पुरुषार्थ। तो व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ या 4 जो लक्ष्य हैं उनको 4 पुरुषार्थों के रूप में बांट दिया गया है, जिसमें कि मनुष्य की सभी इच्छाओं को एक संस्थानिक तरीके से इसमें पूरा किया जा सके और समाज की आवश्यकताओं को उसमें पूरा किया जा सके। तो 4 जो पुरुषार्थ हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि धर्म का आशय मनुष्य के कर्तव्य पालन से है। अर्थ का यह आशय मनुष्य की जीविकोपार्जन और कुछ कार्य करने से इसमें अर्थ का आशय है। काम का तात्पर्य मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं को इसमें ध्यान इसमें रख लिया, ललित कलाओं से काम को इसमें जोड़ा गया है। और जो अंतिम जो लक्ष्य है या अंतिम जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। मोक्ष तीनों व्यवस्थाओं को सही तरीके से उनकी पूर्ति होने पर अंतिम व्यवस्था मोक्ष की अवस्था इसमें प्राप्त मनुष्य की होती है। और तीसरी भारतीय समाज की जो कर्म तथा पुनर्जन्म की जो विशेषता है वो कर्म तथा पुनर्जन्म माना गया है। हमारे यहाँ माना जाता है कि जो हमारा जो वर्तमान जो जीवन है तो पहले के कर्मों का जो प्रतिफल है कि पहले हमने अच्छे कर्म किए थे इसलिए हमें मनुष्य का जीवन मिला है, और इसलिए हमें चाहिए कि वर्तमान जीवन में हम और भी अच्छे कर्म करें, जिससे कि हमारा आने वाला जीवन और भी अच्छा इसमें हो सके। आने वाला जो पुनर्जन्म है वो हमारा अच्छा हो, अच्छा इसमें। पाठ्य परिदृश्य के आधार पर भारतीय समाज की एक अन्य विशेषता वो है ऋण तथा यज्ञ की धारणा। हमारे यहाँ 5 प्रकार के ऋण मनुष्य के ऊपर बताए गए हैं। हमें बताया गया है कि हमारा जीवन हमारी खुद की इच्छा से नहीं है, हमारे ऊपर बहुत से संस्थाओं का, बहुत से मनुष्यों का, बहुत से हमारे ऊपर ऋण है। वो 5 प्रकार के ऋण कौन से हैं? ऋषि देव, देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है, ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है, ऋषि ऋण। तीसरा पितृ, जिसमें माता पिता दोनों हैं, पितृ का हमारे ऊपर ऋण है। चौथा अतिथि, अतिथि का भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक ऋण है। और 5वां इसमें ऋण का प्रकार है भूत। ऋणों की तरह ही 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य के लिए बताए गए हैं, जिससे कि सृष्टि का भला हो सके। 5वां भारतीय समाज की जो आधारभूत विशेषता इसमें पाठ्य परिदृश्य के आधार पर आती है वो है संस्कार। तो संस्कार का तात्पर्य यहाँ पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है और मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसमें 14 संस्कार इसमें बताया गया है। और इसमें जैसे विवाह भी अपने यहाँ पर एक संस्कार है, मृत्यु का भी एक संस्कार है, जन्म के अवसर पर भी एक संस्कार है। उन संस्कारों की संख्या 14 हमारे समाज में मनुष्य के लिए इसमें बताई गई है। भारतीय जो समाज है उसकी एक अन्यतम जो विशेषता है, जो भारतीय सामाजिक संगठन की एक आधारशिला मानी जाती है, वो है वर्ण व्यवस्था। हमारे प्राचीन काल में हमारे यहाँ क्या होता था कि जो समाज मनुष्यों का बंटवारा 4 प्रकार से 4 भागों में गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया था। 4 गुण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शुद्र। तो इन जो वर्णों का जो बंटवारा था वो मनुष्य के गुण, उसकी योग्यता और रुचि के आधार पर था। और इन जो गुणों को प्राप्त करने या गुणों को खोने के आधार पर इन वर्णों में आपस में परिवर्तन भी संभव इसमें था। तो पहला इसमें जो वर्ण है वो है ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण का जो कार्य था वो ज्ञानार्जन और समाज को मार्ग दिखाने, ज्ञान देने या शिक्षा देने से संबंधित था। साथ ही पूजा पाठ का कार्य भी ब्राह्मण वर्ण के जीव में ही था। दूसरा हमारे यहाँ वर्ण आता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का कार्य भुजाओं से संबंधित था, अर्थात समाज की रक्षा का भार क्षत्रिय वर्ण के ऊपर था। जो समाज के जो तीनों वर्ण थे उनकी रक्षा का जो कार्य था वो क्षत्रिय वर्ण हमारे यहाँ पर इसमें करता था। तीसरा जो हमारा जो वर्ण था वह था वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण का कार्य मनुष्य की उदर पूर्ति या व्यापार से संबंधित था, जहाँ पर मनुष्य का पेट भर सके, उसका जीवन यापन हो सके। और चौथा जो वर्ण था वो था शूद्र वर्ण। उपयुक्त जो तीनों वर्ण थे उनकी सेवा करने का कार्य शूद्र वर्ण का इसमें बताया गया था। जैसा कि आपको बताया जा चुका कि चारों वर्णों में आपस में अंतर परिवर्तन इसमें हो सकता था। ये जो व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं होकर के मनुष्य की योग्यता और उसकी रुचि और क्षमता के आधार पर थी, और इन्हीं के आधार पर इनमें आपस में परिवर्तन हो सकता था। लेकिन बाद में ये व्यवस्था इसमें परिवर्तन आए और एक वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर बदलती चली गई और इस व्यवस्था ने जाति का रूप इसने ले लिया। भारतीय समाज की जो अगली जो विशेषता है पाठ्य परिदृश्य के आधार पर वो है आश्रम व्यवस्था, जहाँ हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज के जीवन को व्यवस्थित करना था, वही आश्रम का व्यवस्था व्यक्ति विशेष के जीवन को इसमें व्यवस्थित था। मनुष्य की जो उम्र है उसको 100 वर्ष मान करके उसको 100 वर्ष मान करके उसको 25-25 वर्षों की 4 भागों में बांट करके आश्रम व्यवस्था का बंटवारा इसमें किया गया था। तो 4 आश्रम कौन से हैं? ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा उसमें लेता था और अपने व्यक्तित्व का निर्माण मनुष्य करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में अगला जो आश्रम था वो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर व्यक्ति का अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करता था और साथ ही उसका विवाह करता था और संतान उत्पत्ति होती थी। और गृहस्थ आश्रम ही जो तीनों आश्रम हैं उनका पालन पोषण इसमें करता था। तो तीनों आश्रमों का भार गृहस्थ आश्रम के ऊपर माना गया था, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला आश्रम हमारे यहाँ पर बताया गया था। इसे ही आज एक आधारभूत आश्रम या जिसको कहें कि जिसके ऊपर सब आश्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भार था। तीसरा आश्रम आता है इसमें वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए या समाज सुधार, समाज कल्याण के कार्य इसमें वानप्रस्थ आश्रम में करता था। और वानप्रस्थ आश्रम की जो अवस्था है वो 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था मनुष्य की मानी जाती थी। और वानप्रस्थ आश्रम के बाद में आता था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की जो उम्र है वो 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की मानी जाती थी। इस आश्रम में व्यक्ति जंगल में समाज को छोड़कर जंगल में चला जाता था और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वर की सेवा में लीन रहता था। एक भारतीय समाज की एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जैसा कि आपको बताया पूर्व में, गुण व्यक्ति के गुण, कर्म और रुचि के आधार पर थी और ये स्त्रीकरण का एक समाज में आधार था। स्त्रीकरण क्या होता है इसके बारे में हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। स्त्रीकरण का मतलब समाज की ऊंची से नीची या समाज को एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बांटने की एक व्यवस्था थी, एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटने की एक व्यवस्था थी। ये व्यवस्था कालांतर में जो वर्ण व्यवस्था, जो लचीली व्यवस्था थी, तो वर्तमान में बाद में जाकर के जन्म के आधार पर ये व्यवस्था बदल गई और उसने जाति का रूप ले लिया। तो ये 4 जो वर्ण थे ये अलग अलग जातियों में बंट गए। इससे समाज में बहुत सारी जातियों की उसमें
उत्पत्ति हुई और अलग अलग जातियों के इसमें अलग अलग कार्य भी इसमें विभाजित हो गए। वर्तमान में आते जाति की ये जो व्यवस्था थी वो जातिवाद के रूप में विकृत रूप में हमारे सामने है और उसमें सुधार की भी कहीं ना कहीं इसमें आवश्यकता है। पाठ्य परिदृश्य के आधार पर तो अंतिम जो मुख्य विशेषता है वो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है, इसमें तीन, इसकी परिभाषा देखें तो इसमें जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे एक ही रसोई में बना भोजन खाते हैं, एक साथ इसमें रहते हैं। ऐसी व्यवस्था भारतीय समाज की एक अन्यतम इसमें विशेषता थी, लेकिन वर्तमान में इसमें भी परिवर्तन आता जा रहा है। और इस संयुक्त परिवार का एक बहुत ही समन्वयकारी और व्यक्ति व समाज दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला था। ये भी भारतीय समाज की एक अन्यतम विशेषता थी। और जो मैक्स मूलर नाम के जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने संयुक्त जो परिवार है उस संयुक्त परिवार व्यवस्था को भारत की एक आदि परंपरा संयुक्त परिवार व्यवस्था को इसमें माना है। तो इस प्रकार से पाठ्य परिदृश्य के आधार पर भारतीय समाज का ये जो विवरण है। अब परीक्षा में बात आती है कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आता है। तो परीक्षा में यदि 1 लाइन में प्रश्न आएगा तो ये इस तरह से आएगा कि पाठ्य परिदृश्य होता क्या है, टेक्सचुअल व्यू होता क्या है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि लिखित सामग्री या पाठ्य पुस्तकों के आधार पर समाज का जो दृश्य है, समाज के बारे में जो जानकारी है, उसे हम पाठ्य परिदृश्य कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पाठ्य परिदृश्य की परिभाषा बताते हुए पाठ्य परिदृश्य के स्रोत इसमें क्या क्या है। तो स्रोत जैसे कि कल की कक्षा में आपको बताया था, स्रोतों में आप कहेंगे साहब भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, दूसरा ऐतिहासिक व समाजशास्त्रीय ग्रंथ है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, विदेशियों के विवरण है, मध्यकालीन इसमें साहित्य है, धर्म ग्रंथ है। इस तरह के द्वारा इन सामग्री को पढ़ करके पाठ्य परिदृश्य की सहायता से समाज का वर्णन करते हैं। तीसरा जो बड़ा क्वेश्चन इसमें बनता है कि पाठ्य परिदृश्य के बारे में बताते हुए भारतीय समाज की विशेषताएं इसमें बताइए। तो इसमें वही पाठ्य परिदृश्य की आप लोग परिभाषा लिखेंगे और उसके आधार पर भारतीय समाज की जो विशेषताएं जो अभी आपको बताई थी कि धर्म, पोशाक, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, इस तरह से भारतीय समाज की विशेषताएं हम लोग बताएंगे। धन्यवाद।